सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स मग अप। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज आपको इस थ्योरी से रिलेटेड सारे डाउट्स हो जाने वाले हैं क्लियर। मैं आपको बता दूं, मैं इसके दो पार्ट्स बनाऊंगी। पहले पार्ट में हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में वीबीटी के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट में अलग से बनाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा मेटल जो होता है वो सेंटर में रहता है और साइड में उसके राउंड में लिगेंड्स हमारे अटैच होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो ये हमारा हो गया। लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो जो लिगेंड्स हैं वो उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपके पास अगर घर में 2-3 रूम खाली नहीं है तो आप नया फर्नीचर क्यों लोगे। इफ़ यू हैव एम्प्टी रूम इन योर हाउस देन आप फर्नीचर लेने की सोचोगे। अगर नहीं है तो फिर आप कहाँ रखोगे फर्नीचर, सिंपल सी बात है। देन वैसे ही मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल कौन से, S, P, D, ये हमारे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के उससे ले रही हूँ। जैसे कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये जो S है और ये P है, ये दोनों ऑर्बिटल्स फिल हैं। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल्स फिल हैं और उसमें ये बाहर ये वाला S वाला और ये D वाला ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, एम्प्टी है। कैसा है, एम्प्टी है। और उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो जो लिगेंड्स हैं, जो लिगेंड्स होगा वो इधर बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो ट्रांसफ़र सारे अपने इलेक्ट्रॉन इधर साइड करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा हम पेयरिंग में ही करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब आपको पता होगा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखे ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल K3Fe2CN6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये जो बाहर लिगेंड के बाद ब्रैकेट में लिगेंड लिखा जाता है, तो यहाँ जो बाहर जो नंबर लिखा जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आपको पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे CN5 होते और प्लस लिखा होता है Cl भी लिखा होता है, तो हम लोग जितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उनके ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर सबको ऐड करके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। गॉट इट। अब देखते हैं, अगर हमारा इफ कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, अब कंडीशंस पे आते हैं। अगर 4 होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमारे पास 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। कितने तरीके के, 2 तरीके के। पहला आएगा sp3, दूसरा आएगा DsP2। अगर इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हमारे पास आएगा टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस टाइप का होता है, जैसा कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा पिरामिडल शेप में होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, अगर हमारा DsP2 अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हमारा मेटल सेंटर में होगा और जो लिगेंड्स होंगे वो ऐसे अटैच होंगे, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। कैसा शेप होगा उसका, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अब 2-3 चीज़ और देख लेते हैं। अगर sp3 ऐसा है और DsP2 ये है, तो अगर sp3 तो हम लोग इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा हमारा हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
कैसे याद रखें, ये आउटर है। देखिए जिसमें भी डी अंदर की तरफ आएगा, मतलब पहले आ गया ना डी, तो वो हो गया इनर, क्योंकि डी हमारा पहले अंदर की तरफ पड़ रहा है। और इसमें जो डी है नहीं, तो डी मतलब बाहर की तरफ होगा, तो इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें डी अंदर की तरफ है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कब आएंगे? हमारा अगर कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड होगा तो sp3 आएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आएगा dsp2। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, आपको पहले कॉम्प्लेक्स देखना है। कॉम्प्लेक्स में देखना है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पहला क्या है। पहला स्टेप होता है कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको ये देखना है कि हमारा लिगेंड कौन सा है, दूसरा स्टेप। अगर वीक लिगेंड है तो आप श्योर हो जाइए कि मेरा तो क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो श्योर हो जाइए कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन यही आएगा। फिर आपको जब ये पता हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो आप उसकी शेप, वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं। समझ में आया कैसे आपको क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 तब क्या होगा? हमारे पास फिर से दो कंडीशंस आएंगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वीक लिगेंड की कंडीशन और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंडीशन। यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा वीक लिगेंड के केस में sp3d2 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा d2sp3। ठीक है। अब इस केस में और इस केस में D अंदर है और इसमें D बाहर है। तो जब D बाहर है मतलब इंग्लिश में बोले तो आउट है, तो आउट में क्या हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें D अंदर है मतलब इन, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डन। अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब बात आती है शेप की। इसमें बहुत ही इजी है, इसमें आपको दो शेप नहीं याद करनी। इन दोनों की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप कुछ ऐसा होता है जैसे मेटल है, उसके आसपास 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर shows the number of ligands attached with central metal atom। अब आप इतना समझ गए होंगे, तो अब मैं बता दूं कि VBT यूज़ करके हम कोई भी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। पहली चीज़ तो हम जान सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज़ हम लोग जान सकते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो तो हम लोग देख के बता सकते हैं। थर्ड नंबर है हम उसका नेचर बता सकते हैं कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मीन्स होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो डायमैग्नेटिक है, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता। पैरामैग्नेटिक में होता है कि जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देखिए हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डाई का मतलब होता है 2, मतलब जहाँ पर पेयर्ड है वहाँ पर डाई। ठीक है, सिंपल सा फंडा याद कर लीजिए। बता सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही बता सकते हैं। पांचवी चीज़ आती है स्पिन, वो लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर हाई स्पिन कब कहेंगे? जब इफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर देन 3, अगर 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो हमारा हाई स्पिन होगा। और लो स्पिन मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम प्रेजेंट हो तो वो लो स्पिन होगा। मैं आपको ये भी बता दूं ट्रिक कि अगर वो डायमैग्नेटिक नेचर में है तो आप हमेशा लो स्पिन लिखोगे, आप हाई स्पिन नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए और डायमैग्नेटिक में तो सारे ही पेयर्ड होते हैं। ओके, देन 6 नंबर इज मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का √n n+2। जो n होता है
इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के हम लोग अपना मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। और जो हमारा अगर डायमैग्नेटिक वो है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ज़ीरो आता है। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, जिस इसे हम लोग B.M करके भी लिख सकते हैं। तो हमें इतनी सारी चीज़ें VBT बताता है। लिमिटेशंस ऑफ VBT, ठीक है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो हमें कलर के बारे में, ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता है। इट डज नॉट टॉक अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, लेकिन VBT में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के नेचर के बारे में तो बात की है, लेकिन उसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है O2 के केस में, ठीक है। उसके बाद बात आती है जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं, उसके बीच में कोई भी उसने डिस्कशन नहीं किया है कि इसमें सिग्मा या पाई बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। तो ये 4 लिमिटेशंस होती हैं VBT की। तो ये रहे सारे लिमिटेशंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और VBT के क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैं उसका पार्ट 2 जल्द ही बनाऊंगी। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।